जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और एक मुस्कुराहट सब लोगों की कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए। आप दिन में किसी भी स्थिति में रहे, अभी एक बार मुस्कुराएंगे और साथ ही बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, बहुत ध्यान से क्लास को करेंगे। क्लास में फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे होना चाहिए। अतिरिक्त बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि साथ ही हमारे पास निश्चित समय है खुद को सिद्ध करने का। आप वर्षों तक तैयारी करते हुए नहीं रह सकते, या आपने प्लान कर लिया है कि मुझे तो कई वर्षों तक तैयारी करनी है, फिर तो बात ही अलग है। वो साथी जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, तो उसके लिए ज़रूरत होगी साथ ही एकाग्रता की, और आपको एकाग्र होना ही होगा। इस कक्षा में एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। सारे साथियों का स्वागत है। मंजू, रंजीत, तस्लीम, अजीत, सोहित, बहुत तेज कमेंट आप लोगों के चलते हुए, राकेश, नवीन, वीर, विकास, अनुराग, बीएसएफ लवर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट 5 पर। हमेशा वही उम्मीद कि 4 सेट आपके तैयार होंगे। संडे बीच में आ चुका है, थम्स अप करके बताएं भैया हम रिवीजन कर चुके हैं। और ये 5 प्रश्न है, साथ ही आप लोगों के सामने बताएंगे, इनके उत्तर आने चाहिए। और आपसे वही उम्मीद 5/5 स्कोर की उम्मीद। गोरीचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है गोरीचा नृत्य? आपका भैया महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है गोरीचा डांस आपका। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे इंटरनेशनल कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे भैया। कौन थे? अजीत वाडेकर थे आपका पहले कप्तान। ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं, बुकलेस इन बगदाद किसकी पुस्तक है? बुकलेस इन बगदाद आप बोलेंगे भैया ये हमने पढ़ा था, शशि थरूर जी की पुस्तक है। किनकी है? शशि थरूर जी की पुस्तक है। ठीक है। छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से कितने राज्यों पर लागू होते हैं? 4 ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश पर लागू होते हैं बोलेंगे, या मणिपुर पर लागू होते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम पर लागू होते हैं। और आपका असम पर साथी लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयतन एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? मैंने सदिश राशियां आपको बताई। ठीक है। वेक्टर है तो आप बोलेंगे आयतन एक स्केलर है, यानी कि अदिश है। कैसी है? अदिश है, अर्थात स्केलर है। आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने को कमर कस के तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। संस्थापक इसी के श्रीमत शंकर देव हैं। साथ ही सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया की अगर हम बात करते हैं, इसको किस वर्ष शामिल किया गया? 2000 में शामिल किया गया। यानी कि पहले जो आपका क्लासिकल डांस थे वो 7 होते थे। 8वां शास्त्रीय नृत्य भारत का सत्रिया है। बेसिक चीजें जो मैं आपको अब तक बता चुका हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? किससे संबंध है सत्रिया का? अंकिया नाट। तो अंकिया नाट भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे भैया? असम से है। अंकिया नाट भी कभी प्रश्न पूछेगा तो हम बोलेंगे असम से। इसके साथ ही 2 रूप होते हैं, और 2 रूपों में एक रूप होता है आपका कहाँ का? अगर मैं सत्रिया की बात करूं तो इसमें एक तो पुरुष रूप होता है साथ ही आपका, यानी कि मेल फॉर्म होती है, एक मेल फॉर्म होती है, और एक आपका साथी फीमेल फॉर्म होती है, स्त्री रूप होता है। जो पुरुष रूप है उसको पुरुषों के नाम पर ही साथी पौर्षिक भंगी कहा जाता है। अब एक रूट वर्ड पकड़ना है, पौर्षिक भंगी। क्या बोलेंगे? पौर्षिक भंगी हो गया। और स्त्री रूप को बोलते हैं स्त्री भंगी, यानी ये महिलाओं के लिए है। तो रूट वर्ड क्या पकड़ना है? भंग। हम अक्सर पॉलिटी में एक वर्ड पढ़ते हैं सत्र, सब लोगों ने सुना है, संसद के सत्र, यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो सत्र जो होते हैं भैया भंग हो जाते हैं या नहीं हो जाते? रूट वर्ड क्या बनाएंगे? सत्र। सत्र भंग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जी भैया भंग हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? जी भैया भंग हो जाते हैं। तो यहाँ से एसएससी का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। क्वेश्चन पूछा गया था चाली, नोट करना, चाली झुमुरा और नाटू भंगी का संबंध किससे है? नाटू भंगी, तो भंगी वर्ड किसके लिए हो गया? सत्र के लिए। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? याद रख लेना, ये साथी आपका सत्रिया की अन्य शैली हैं। क्या बोलोगे? अदर स्टाइल ऑफ सत्रिया हैं। सत्रिया की अन्य शैली हैं। क्या है ये सत्रिया की अन्य शैली हैं। और कौन कौन सी शैली इसमें आती हैं? ओजापली पूछ ले आपसे। ओजापली डांस कहाँ का है? असम का है, संबंध सत्रिया से ही है। देवदासी कहाँ का है? साथी आपका असम का ही है। बिहू आप लोग सारे लोग जानते ही हैं। और साथी आपका बोडोज, बोडो समुदाय कहाँ से संबंध रखता है?
बोडो जाति का जो संबंध है वो किससे है? असम से है। क्या बोलेंगे? असम से है भैया, हम कभी गलती नहीं करेंगे। अब आपसे पूछते हैं कि जो सत्रिया डांस है उसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं? कौन से वाद्य यंत्र साथी इसमें प्रयोग होते हैं? कौन से वाद्य यंत्र हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी भी पूछे ड्रम बोलना, ड्रम, मंजीरा बोलना, क्या बोलेंगे? ड्रम होता है, मंजीरा होता है, और आपका फ्लूट अर्थात बांसुरी होता है। ये किस में प्रयोग होते हैं? ये सत्रिया में प्रयोग होते हैं। सत्रिया के एक एक कलाकार जो जानते हैं बताएंगे। डांसर्स फ्रॉम सत्रिया, सत्रिया नृत्य के कलाकार, सत्रिया के साथी डांसर्स कौन कौन हैं? सत्रिया के डांसर्स, कुछ रूट वर्ड बताऊंगा, हमेशा परीक्षा में कभी उनसे बाहर नहीं जाएगा, याद रख लेना। एक तो आप याद रखेंगे भैया, हम बात करते हैं किनकी? घनाकांत बोरा, तो बोरा रूट वर्ड याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? घनाकांत बोरा, तो बोरा रूट वर्ड किसके लिए है? बोरा कभी भी नाम आए, कभी भी, इंदिरा पी बोरा जैसे कि मैं लिखूं, इंदिरा पी बोरा का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया सत्रिया से संबंध है। किससे? सत्रिया से इनका संबंध है। रामेश्वर सैकिया पूछ लूं, रामेश्वर सैकिया का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? रामेश्वर सैकिया का संबंध, तो सैकिया रूट वर्ड याद रखेंगे। हरिचरण सैकिया मैं आपसे बोलूं, हरिचरण सैकिया का संबंध किससे है? हरिचरण सैकिया का संबंध किससे है? तो वो है आपका सत्रिया से। किससे? सत्रिया से। प्रदीप चलीहा का संबंध मैं आपसे पूछूं, क्या बोलेंगे? प्रदीप चलीहा का संबंध मैं आपसे पूछूं, मैं साथी आपसे पूछूं, एक इसमें नाम आता है जतिन गोस्वामी का। किसका? जतिन गोस्वामी का नाम आता है। एक साथी बरबयान, क्या बोलेंगे? मणिक बरबयान है आपके, क्या बोलेंगे? मणिक बरबयान है, या आपका और बहुत सारे बरबयान हैं। जितने भी बरबयान हैं वो सब किससे संबंधित हैं? सत्रिया से। याद कैसे करें? आसानी से देखना। देखो, सत्र मैंने फिर से बताया, सत्र किसका होता है? संसद का। सत्र में कौन लोग बैठते हैं? आम आदमी या नेताजी? भैया नेताजी बैठते हैं। तो नेताजी लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें? नहीं। आप देखोगे भैया बोरियत में रहते हैं नेताजी लोग, आपस में लड़ने को तैयार होते हैं, इतने बोर होते रहते हैं। तो नेताजी क्या है, वहां पर सत्र में बोर होते रहते हैं, उनको बिल्कुल शौक नहीं है संसद में बैठने का, बस मजे के लिए नेता बनना था उनको। शौक से किया, याद रखेंगे। सत्र आपका जब चलता है कोई भी शौक से उसमें नहीं बैठता है, सब बोर होते हैं, और संसद में खूब जतन होते हैं, खूब लड़ते हैं लोग आपस में एक दूसरे से, नेताजी लोग, ठीक है। और बार बार क्या? उल्टे सीधे बयान आते हैं, बार बार उल्टे सीधे बयान आते हैं। नेताजी लोगों के बार बार बयान मिलेंगे उल्टे उल्टे। बहुत गर्मी हो रही है सर जी, साथी बहुत गर्मी हो रही है। आज तो स्टूडियो में भी वर्किंग मोड पे नहीं है, सब कुछ गेट वेट खोल रखे हैं यहाँ भी, और बहुत गर्मी सब जगह है, ठीक है, झेलना चाहिए मौसम, कोई दिक्कत, याद रहेंगे ये। आगे आते हैं। आज के बाद सत्रिया के कलाकार मैं आपसे पूछूंगा, मुझसे बेहतर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, क्या बोलेंगे? कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कम बोल रिक्त स्थान, ये तुम पढ़ लो भाई, मैं बोर्ड पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेंगे? कम बोल रिक्त स्थान क्या है? अपने आप सोच लो। नाटक मत कर, क्या बोलेंगे? नाटक मत कर। कम बोल रिक्त स्थान, क्या बोलेंगे भैया? रिक्त स्थान में ये आ जाएगा। तो कर्नाटक, कर्नाटक के अन्य डांस कौन कौन से हैं? क्या बोलेंगे? कम बोल आपका नाटक मत कर। डोल के आया है, डोलू कुनी था, डोल के आया है। बोलाक आट, क्या बोलेंगे? बोलाक आट होगा आपका, क्या बोलेंगे? बोलाक आट होगा भैया, ठीक है। बालकों के संग डोल के आया है, बालकों के संग नाग देख के आया, बालकों के संग नाटक मत कर। अब नाग मंडला हो गया आपका, वीर गासे हो गया, क्या बोलेंगे? वीर गासे। मैंने आपको बताया था नाटक कौन करता है, तो आप बोलेंगे भैया नाटक करता यक्ष, जो भूतों का नाटक करता है, भूता आराधना और यक्ष गान मैंने आपको बताए थे। थम्स अप कर दो जितने बच्चे देख रहे हो, तो मुझे ये विश्वास मिलेगा कि हाँ, मैं जीते जागते छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। झारखंड के साथ ही अगर बात करें हम झरने के, तो सोहराई डांस याद रखें, सिर्फ एक एक करके, ज्यादा पैनिक नहीं होना। केरल का बात करें, डबल टे बताया आपको, केरल की पहचान क्या बताई? डबल टे। ओट्टम थुलाल, डबल टी, अंग्रेजी वालों डबल टी। ओट्टम थुलाल आपका काली अट्टम, अट्टम किसकी पहचान है? डबल टे भैया आपका केरल की पहचान है। जैसे कथकली और मोहिनी अट्टम, अट्टम में क्या आता है? डबल टे आता है। बिहार की बात करें, बिहार का किसका हुआ? जाट और जटिन का ब्याह हुआ, चौधरी साहब और चौधराइन का ब्याह हुआ, जाट जटिन और झिझिया,
क्या बोलेंगे, झिझिया। यहां पर याद रख लेना साथी, इया जो रूट वर्ड है इया, वो स्पेशली बिहार झारखंड वाले इलाके के लिए ही है, और एसएससी नजदीकी ऑप्शन नहीं देगा आपको, बिहार झारखंड में से कोई एक ऑप्शन देगा, क्योंकि ये कॉमन है वहां के। तो झिझिया से जैसे आपका साथी विदेशिया बन जाता है, जीजिया बन जाता है, आपका जीतिया बन जाता है, तो इया कभी भी आएगा आप पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, बिहार को देंगे। किसको देंगे, बिहार को। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त झारखंड का निर्माण वहां से हुआ तो झारखंड को देंगे। ओके, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? हरिप्रिया नंबूदरी का संबंध किस डांस से है? तो कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, भरतनाट्यम से या कथकली से? तो भैया हरिप्रिया क्या बोलेंगे, आपका हरि को प्रिय हैं आपका कथाएं, कली की कथाएं। क्या बोलोगे, हरि को क्या प्रिय है, कथकली। क्या बोलेंगे, कथकली। और कथकली के अन्य है आपका केसी पणिक्कर, नाम याद करेंगे, केसी पणिक्कर किस डांस से संबंधित है, कथकली से हैं। कला मंडलम गोपी, क्या बोलेंगे, कला मंडलम गोपी। एक तो कला मंडलम कल्याणी अम्मा कुट्टन बताऊंगा आपको, उनको वहां तरीके से याद करूंगा। अभी याद करो, कला रूट वर्ड वो कली के लिए, कली, कली के लिए कला। जैसे साथी कथकली केरल का है तो कोट्टक्कल, क्या बोलेंगे, डबल टैप। फिर से मैं आपसे बोलता हूं, केरल की पहचान है, कथकली की पहचान है कोट्टक्कल शिवरामन। कोट्टक्कल शिवरामन का संबंध किससे है? आपसे मैं पूछूं साथी, कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? तो कला रूट वर्ड किसके लिए है? कला फॉर कथकली, कली कली कला, याद रखना। कुचिपुड़ी का साथी वेमपति चिन्ना सत्यम को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? वेमपति, वेमपति चिन्ना सत्यम। क्या बोलेंगे? सत्य नहीं है ये बात की कच्ची पूड़ी खिलाई गई थी, जी भैया सत्य है। वेमपति चिन्ना सत्यम। ओडिसी का आए तो संयुक्ता पाणिगिरही। क्या बोलेंगे? संयुक्ता पाणिगिरही का संबंध किससे है? संयुक्ता पाणिगिरही का संबंध किससे है? और भरतनाट्यम की साथ ही बात करें, भारत में तो लीला बहुत चलती हैं, लीला और सैमसंग फोन भी बहुत चलता है, लीला और सैमसंग। आप देखो कितनी लीला भारत में होती है, कृष्ण लीला, राम लीला, सारी लीला भारत में होती हैं। तो क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम। जैसे भरतनाट्यम से एक और है आपका वैजयंती माला। जयंती पे माला कहाँ पहनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी पहनाते हैं, अपने प्यारे देश भारत में। हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है साथी, ठीक है। लीला, सैमसन और आपका वैजयंती माला। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, यानी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो जुड़े हुए हैं? तो क्या कहेंगे भैया? मृदंगम से, बांसुरी से, सितार से या सरोद से? क्या बोलेंगे? रामनाथ वी राघवन। राम ने ऐसा नाद किया कि सब दंग रह गए। राम ने कैसा नाद किया? राम जी ने ऐसा नाद किया कि सब दंग रह गए। ओहो, अब आनंद आ गया। सब दंग रह गए तो क्या हो गया? सबको अब आनंद, एवी आनंद। और ये आनंद सबको कहाँ आया? सब दंग क्यों रह गए? भाई पालघाट अय्यर घाट पर सबको अब आनंद आया। और दिन कौन सा था? गुरुवार का। गुरुवयूर दोराई। क्या बोलोगे? गुरुवयूर दोराई का संबंध किससे है? टीवी गोपाल कृष्णन, ठीक है। गोपाल कृष्ण जी को टीवी देख के आनंद आया, टीवी गोपाल कृष्णन। और उमियालपुरम, क्या बोलेंगे? उमियालापुरम के शिवरामन। उमियालपुरम के शिवरामन का संबंध भी किससे है? शिवरामन का संबंध है भैया आपका किससे? क्या बोलेंगे? मृदंगम से संबंध है। अब आते हैं बांसुरी। बांसुरी पर क्या क्या बता रखे भैया? बांसुरी पे पहला नाम याद रखो, चौरसिया। कौन? चौरसिया। आपका एक तो राकेश चौरसिया, इसी बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे देखना क्वेश्चन और मेरे पास तब भेजना। राकेश चौरसिया इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला, तो प्रश्न मिलेगा ग्रैमी अवार्ड 2024 पाने वाले आपका बांसुरी वादक कौन है? राकेश चौरसिया होंगे। चौरसिया रूट वर्ड से ही दूसरा नाम आता है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी से है, बांसुरी से है। सितार से पूछे एक नाम याद रखेंगे, संजय बंदोपाध्याय। क्या बोलेंगे? संजय बंदोपाध्याय का संबंध किससे है? वो सितार से है। और सरोद से मैं आपसे पूछूंगा, जरा बताओ सरोद से क्या क्या नाम मैंने आपको बताए थे साथी? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था सबसे बड़ा नाम अमजद अली खान।
सरोद सम्राट है वो। कौन है? सरोद सम्राट। उनके बेटों के नाम आप बताएं तो आप कहेंगे भैया आपने बताए थे अमान अली, अयान अली, नोबेल पुरस्कार 2014 के कॉन्सर्ट में गए थे। तो आपका सरोद में नाम और याद रखेंगे कौन? एक नाम और जोड़ते हैं आज, हाफिज अली खान। भाई कोई रो दिया, कोई रो दिया, सरोद में क्या आता है? रो दिया कोई, तो उससे क्या बोलेंगे भाई? भाई अली हाफिज, क्या बोलेंगे? हाफिज तुझको जो है क्या बोलेंगे? बोलते हैं ना जैसे कि हाफिज किस लिए बोलते हैं? किसी को सेफ रखने के लिए, कि सब हाफिज रहेगा, तू रो दिया क्यों? रो मत तू, सब हाफिज रहेगा। लिथोई चनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? लिथोई चनम्बम बताइए एक बार। क्रिकेट से हैं, जूडो से हैं, शतरंज से या बैडमिंटन से? साथ ही लिथोई चनम्बम बहुत चर्चित रही जब 2022 में इन्होंने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीती। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय, तो हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, जीतने वाली पहली भारतीय। क्या बोलेंगे? पहली भारतीय। इन्हीं प्रश्नों को एसएससी ढूंढ के लेके आता है। क्या बोलेंगे? आपका जूडो में किससे संबंधित है? ये जूडो से संबंधित है। तो जूडो के साथ ही मुझे बताओ जूडो का संबंध किस देश से है? तो जूडो जो खेल है ये जापान का मार्शल आर्ट है। क्या है? जापान मार्शल आर्ट ये आपका है। जापान मार्शल आर्ट ये है, जापान का मार्शल आर्ट है। और साथ ही अगर जूडो के मैं अदर प्लेयर आपको बताऊं, अन्य कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो क्या बोलेंगे? अदर प्लेयर्स में नाम आएगा भैया, एक तो आपका थोदाम कल्पना देवी। कल्पना देवी बड़ी खिलाड़ी हैं देश की, याद रखना। थोदाम कल्पना देवी का संबंध किससे है? जूडो से है। दूसरा नाम पूछेगा सुशीला देवी का। किसका? सुशीला देवी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे खिलाड़ियों के नाम बहुत पूछता। लिकम बम, तो बम रूट वर्ड जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? जूडो के लिए आ रहा है। गरिमा चौधरी का संबंध किससे है? तो आपका साथी जूडो से है। ठीक है। चौथा आपका नाम याद रखेंगे के टोम्बी देवी। तो ये देवी जो हैं के टोम्बी देवी और कल्पना देवी दोनों जूडो से हैं। गरिमा चौधरी साथी आपका जूडो से हैं। और जैसा नाम आया लिथोई चनम्बम, और बम रूट वर्ड आया कहां पर? आपका सुशीला देवी लिकम्बम। ये भी किससे जुड़ी हुई हैं? आपका जूडो से जुड़ी हुई हैं। क्या बोलेंगे? जूडो से जुड़ी हुई हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? आंसर करेंगे। मैं कुछ साथियों को देखता हूं वो उत्तर के अतिरिक्त कुछ बातें करते रहते हैं। भाई 40 दिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि अतिरिक्त बातों को हम करें। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत हमको मिलकर करनी है ताकि हमको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। एक दिवसीय क्रिकेट के एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? एक दिवसीय बोले तो वनडे। मुझे बताओ वनडे जो इंटरनेशनल मैच होता है वो कितने ओवर का होता है? तो कितने ओवर फेंक सकता है? एक गेंदबाज 10 ओवर फेंक सकता है। और साथ ही T20 में एक गेंदबाज कितने फेंक सकता है? मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। ठीक है। 20 ओवर में से, तो आप समझ गए बटे 5 का नियम है। बटे 5 का नियम मतलब 20 ओवर का मैच है तो एक खिलाड़ी 4 ओवर, 50 ओवर का मैच है तो एक खिलाड़ी 10 ओवर फेंकेगा। ठीक है। मुझे बताओ टेस्ट मैच जो होता है वो कितने दिन का होता है? टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच आप कहेंगे भैया ये 5 दिन का होता है, तो एक दिन में कितने ओवर फेंके जाते हैं? यहाँ पर एक दिन में साथी आपका एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंक सकता है? तो यहाँ क्या बटे 5 चलता है? तो 90 बटे 5 अर्थात भैया यहाँ तो एक खिलाड़ी 18 ओवर फिर फेंक देता होगा। नहीं, टेस्ट में ये नियम लागू नहीं होता है। एक बॉलर जितने चाहे उतने ओवर फेंक सकता है, लेकिन खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाता रहता है। यहाँ पर एक लिमिट है साथी कि 15 ओवर 1 घंटे में फेंक जाने चाहिए। 15 ओवर प्रति घंटा। तो टेस्ट के लिए क्या नियम है? वहां पर कोई भी बॉलिंग करे, बस नियम है कि 1 घंटे में 15 ओवर फेंके जाने चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है साथी पावर प्ले की। मुझे बताओ पावर प्ले का मतलब समझते हैं? थम्स अप करें। जो नहीं जानते हैं वो जाने कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये साथी पिच है। कुछ खिलाड़ी 30 गज के घेरे में रहेंगे और इससे बाहर कुछ ही खिलाड़ी रहते हैं, तो ये पावर प्ले है। पावर प्ले T20 के लिए कितना होता है? T20 के लिए शुरुआत के 6 ओवर होता है। 6 ओवर स्टार्टिंग के, कौन से?
6 ओवर स्टार्टिंग के पावर प्ले होता है T20 में, और साथ ही 50 ओवर का अगर मैच है तो पावर प्ले कितनी देर का होगा बताइए फटाफट से। पावर प्ले जो होता है वो 10 ओवर का होता है। कितने का होता है? पावर प्ले 10 ओवर का होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं कि वनडे इंटरनेशनल मैच जो है साथी वो 50 ओवर के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से 50 ओवर नहीं थे। पहले कितने ओवर के होते थे बताएंगे? 50 जो है ये आपका, क्या याद रखेंगे, ये बात याद रख लेना साथी कि वनडे इंटरनेशनल जो है 50 ओवर के 1987 से हुए, 1987 से हुए। अच्छा भैया, इससे पहले कितने ओवर के होते थे? इससे पहले 60 ओवर के होते थे। एक बात और याद रख लेना, DLS डकवर्थ लुईस जो नियम है, डकवर्थ लुईस नियम कब लगता है बताएं? डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट से संबंधित है। ये साथी आपका 1997 से आया। कब से आया? 1997 से आया, याद रखेंगे। तो डकवर्थ लुईस नियम ये होता है कि मैच के दौरान यदि मैच में कोई बाधा आ गई, कोई बारिश आदि आ गई, तो दूसरी टीम को क्या स्कोर दिया जाएगा ये डिसाइड होगा डकवर्थ लुईस से। तो 50 ओवर का मैच 1987 से, और डकवर्थ लुईस 10 साल बाद यानी 1997 से आया है, 1997 से आया है, गलती नहीं करेंगे। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप बोलेंगे जी। डेविस कप जिसको हम आपका टेनिस का विश्व कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप इसको कहा जाता है। टेनिस का विश्व कप तो किससे संबंधित हो गया? डेविस कप का संबंध हो गया टेनिस से साथी। अब मैं आपसे बात करूं, क्या बोलेंगे? पहला डेविस कप कब खेला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डेविस कप कब खेला गया? तो आप बोलेंगे 1900 में खेला गया, वर्ष 1900 में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सर्वाधिक बार किस देश ने डेविस कप को जीता है? सर्वाधिक बार विजेता कौन है इसका? कौन विनर रहा है जिसने सबसे ज्यादा जीता है? तो आप बोलेंगे यूएसए ने इसको 32 बार जीता है। कितने टाइम? 32 टाइम्स इसको जीता है। तीसरा प्रश्न है मेरा, 2023 में विजेता कौन रहा था डेविस कप का? 2023 में विजेता कौन रहा था? तो आप बोलेंगे इसमें इटली रहा था, और इटली ने इसको दूसरी बार जीता था। इटली ने साथी इसको क्या बोलेंगे? दूसरी बार जीता था। 2024 में डेविस कप कहां पर होगा बताएंगे? क्या बोलेंगे? चौथा प्रश्न है हमारा, 2024 डेविस कप कहां पर होगा आपका? 2024 का डेविस कप साथी आपका स्पेन में होगा। कहां पर होगा? स्पेन में इसका आयोजन होगा। मुझे बताएं, भारत ने डेविस कप कितनी बार जीता है? भारत ने डेविस कप कितनी बार जीता है? तो क्या बोलेंगे? भारत 3 बार उप विजेता रहा है, यानी रनर अप तो रहे हैं हम, लेकिन हम कभी भी इसको जीत नहीं पाए। पहली बार उप विजेता हम रहे थे 1966 में, फिर 74 में रहे थे एक बार, और 1989 शायद। तो भारत 3 ही बार इसका उप विजेता रहा है। टेबल टेनिस से संबंधित कोई एक कप बताओ। टेबल टेनिस बोलते टीटी। तो ज्यादा टीटी बन रहा है, जरा कार का बिल आ जाने दे। कारबिलान, क्या बोलोगे? कारबिलान, कार का बिल आ जान दे। कारबिलान कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से साथी एक कप बताए। एशिया कप आज मैं आपको याद कराता हूं, सिर्फ एक कप, एशिया कप, ठीक है, एशिया कप। और बास्केटबॉल से साथी याद रख लेना, बास्केट में हम क्या रखते हैं? वी लहसुन रखते हैं बास्केट में। घर में रहते हैं ना लहसुन प्याज, घर में लहसुन प्याज रहते हैं। वी लहसुन रखते हैं किसमें? बास्केट में रखते हैं। किसमें रखते हैं भैया? बास्केट में भी लहसुन रखते हैं, ठीक है। आगे आएंगे दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्या बोलेंगे? किसके द्वारा लिखी गई है? क्या बोलेंगे? जिया पिंगवा, डैन ब्राउन, अरुंधति रॉय या सुनीता नारायण? क्या बोलेंगे? सुनीता नारायण। फटाफट से बताएंगे। तो किसने लिखी है भैया? अरुंधति रॉय ने लिखी है। कौन है? अरुंधति रॉय ने लिखी। अरुंधति रॉय एसएससी की बहुत फेवरेट लेखिका हैं साथी। इनकी पहली चर्चित किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बार बार पूछी जाती है, और याद रखना ये फेवरेट राइटर मीन्स फेवरेट राइटर। क्या बोलेंगे? दूसरा इनका आजादी पुस्तक है, किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। तीसरा साथी आपसे द कोस्ट ऑफ लिविंग, क्या बोलेंगे? द कोस्ट ऑफ लिविंग
किसकी पुस्तक है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की बुक है। कैपिटलिज्म किसकी बुक है? क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बुक किसकी है? अरुंधति रॉय की है। और छठा, लिसनिंग टू द, क्या बोलेंगे, सॉरी, लिसनिंग टू द ग्रास होफर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग, टिड्डे को बोलते हैं ग्रास होपर, लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। बोले आपसे आज़ादी पूछे, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पूछे, कैपिटलिज्म पूछे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछे, और द आपका मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी पुस्तकें हैं साथी? आपका अरुंधति रॉय की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पहले तो मैं जानना चाहूंगा किस स्टेट का है, मुझे बताएं। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है साथी, वो किस राज्य की है? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता जो है दर्ज की गई वो लक्षद्वीप की दर्ज की गई। किसकी? लक्षद्वीप की दर्ज की गई, जो कि लगभग 91.8% है। कितनी? 91.8% है। तो मुझे बताओ सबसे कम यूटी भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम यूटी में क्या बोलोगे? साक्षरता किसकी रही? सबसे कम तो हम बोलेंगे दादरा की रही साथी, आपका दादरा नागर हवेली की रही। वो कितने प्रतिशत रही भैया दादरा नागर की? वो लगभग 76.2% रही। कितनी? 76.2% रही। जनगणना का ऑपरेशन हम धीरे धीरे करते रहेंगे, और पहले भी साथी अपनी जनगणना की कक्षाओं से प्रश्न बाहर नहीं आया, फिर नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे? जो साथी, अगर हम बात करते हैं जनगणना, मुझे बताओ पहली बार अनियमित जो जनगणना हुई, पहली बार जो इर्रेगुलर सेंसस हुआ वो कब हुआ था? सारे दोस्त बताएंगे। पहली बार भैया 1872 में क्या हुई? इर्रेगुलर हुई, आपका अनियमित हुई, क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर हुई, आपका मेयो के टाइम पर हुई, मेयो के समय हुई। पहली रेगुलर सेंसस कब हुई? 1881 में। किसके टाइम पर, ये आपको बताना है। पहली साथी नियमित जनगणना किसके समय पर हुई? तो क्या बोलेंगे? सारे के सारे साथियों का आंसर आना चाहिए। वह था साथी आपका वायसराय, जो 1880 से 84 तक था। तो बहुत बढ़िया आंसर आए रिपन के टाइम पर। रिपन के टाइम पर हुई। जो लोग लिटन लिख रहे हैं, लिटन याद रखना 1876 से 80 तक है लिटन, गलती कर दोगे साथी। यहाँ पर आते हैं हम, आप 2011 का जो जनगणना हुआ, ये कौन से नंबर की जनगणना थी बताएं? 2011 का जो सेंसस था वो साथी आपकी 15वीं जनगणना थी, और साथ में ये स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की साथी ये आपका 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 7वीं। तो मुझे बताओ आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि अगर मैं बात करूं आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई, क्या बोलेंगे? आपका आज़ाद भारत की जो पहली सेंसस हुई साथी, वो कब हुई थी? तो पहली सेंसस हुई है आपका 1951 में, तो उसी से बनेगी ये 7वीं। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 में जो साथी आपका सेंसस कमिश्नर थे, C4 सेंसस और कमिश्नर, ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे, वो कौन थे? आपका C चंद्रमौली थे। कौन थे? C चंद्रमौली थे साथी आपका। आपसे क्वेश्चन पूछे 2011 में क्या स्लोगन रहा था? क्या स्लोगन रहा 2011 का? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस लिखना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या बोलेंगे? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अरे लिख सकते हो ना भाई, अवर OUR, सेंसस में लिख चुका बोर्ड पर OUR, और फ्यूचर की स्पेलिंग आपको आती होगी, ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था हमारा साथी यहाँ पर कि सबसे कम साक्षरता यूटी में। मुझे बताओ सबसे ज्यादा साक्षरता किस स्टेट की है? सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है,
वो किस स्टेट का है? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा साक्षरता भैया केरल की है। लगभग कितने प्रतिशत है भैया मैं आपसे बोलूं तो आप कहेंगे 94.1% पर है। ठीक है। सबसे कम साक्षरता स्टेट में किसकी है? ये यूटी थे। सबसे कम साक्षरता आपका साथी अगर राज्य की बात करें तो बिहार आएगा 61.8% के साथ में। किसके? 61.8% के साथ में आएगा। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर, होनी ही नहीं चाहिए। कॉमन चीजें इसके अगले स्टेप पर फिर बढ़ेंगे तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद किस तिथि को पारित किया? किस तिथि को पारित किया? सबसे पहले तो मुझे बताइए सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? नागरिकता अधिनियम साथी कब आया था? नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट आपका कब आया था? तो हम बोलेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 का है। कब का है? 1955 का है। अभी 95 लिख देते, ऐसी गलती कभी भी हो रियली सॉरी। 1955 का है। और नागरिकता संशोधन, तो संशोधन होके वो कब आया साथी? आपका 11 दिसंबर 2019 को क्या पारित हुआ? कहां पर पारित हुआ था? ये राज्यसभा में पारित हुआ था। 9 दिसंबर को साथी लोकसभा में पारित हुआ था। और पूछे इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 12 दिसंबर को। क्या बोलेंगे? 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। और ये लागू हुआ था साथी आपका 10 जनवरी 2020 को। क्या बोलेंगे? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की। मैंने आपको बताया था संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, जरा बताएं। और साथ ही ये भी बताना है कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक उसके अंतर्गत आते हैं। या मैं आपसे पूछूं नागरिकता के लिए अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 अर्थात कुल 7 अनुच्छेद हैं। आप गिनती करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कुल 7 अनुच्छेद हैं साथी जो नागरिकता के लिए हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है। कितने अनुच्छेद है नागरिकता के लिए? तो बोलेंगे कुल आपका 7 अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता जो उसकी सिटीजनशिप है उसको खो देगा। क्या बोलेंगे? वो उससे लूज हो जाएगी। कब? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यानी वो रिनाउंस कर दे उसको। तो एक तरीका तो क्या होता है? रिनाउंसिएशन, अर्थात वो उसको क्या कर दे साथी? रिनाउंस कर दे। रिनाउंस का मतलब खुद ही उसको त्याग दे। इसी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग, यानी अपनी इच्छा से वो क्या कर देता है? उसको त्याग देता है। क्या ये तरीका है? जी भैया, ये पहला तरीका है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या ऐसे भी नागरिकता छूट जाएगी? जी हाँ, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? टर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है जरा बताएं? तो आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आपका ब्रिटेन से लिया है। तीसरा तरीका साथी किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करे? नहीं जी। सरकार की आलोचना करे? नहीं जी। तो क्या बोलेंगे? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 ठीक होंगे, केवल 1 और 2। अब मुझे आप बताओ कि नागरिकता खोने के कुल कितने तरीके हैं? तो नागरिकता खोने का एक तरीका स्वैच्छिक त्याग हो गया, एक रिनाउंस हो गया उसने आपका साथी, एक हो गया आपको उसने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ की नागरिकता खो देगा। और तीसरा क्या होगा साथी आपका? दूसरा तो मैंने बता दिया टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा होता है डिप्राइवेशन, यानी कि आपका क्या होगा साथी? इसमें डिप्राइवेशन यानी कि सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाने पर भी। तो 3 तरह से कुल कितने तरीके हैं नागरिकता खोने के? तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके हैं। क्या बोलेंगे भैया? 3 तरीके हैं नागरिकता को खोने के। तो मैं आपसे पूछूंगा फिर मुझे बताओ नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? नागरिकता को प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तब आपका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, राव साहब का उत्तर आ रहा था 5 तरीके से ले सकते हैं। देश में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है? यानी कि साथी जो कंडीशंस होंगी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, तो उसके लिए कौन लायबल है, कौन उत्तरदायी है? तो क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं इकट्ठे रूप से, या फिर संसद होगी, या फिर पार्लियामेंट होगी। तो क्या बोलेंगे? यहां पर आंसर आएगा भैया ये अधिकार दिए गए हैं संसद को, और अनुच्छेद 11 के अनुसार, आर्टिकल 11 के तहत। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 11 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं।
अब मैं आपसे पूछूंगा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से हैं। सिटीजनशिप को साथी आप एक्वायर करते हैं तो नागरिकता जो आप प्राप्त करने हैं उसके तरीके कितने हैं, आप लोगों ने मुझे बताया 5 तरीके हैं भैया। कितने? खोने के 3 तरीके, प्राप्त करने के 5 तरीके, जिनमें पहला तरीका क्या है, जन्म द्वारा, यानी कि बाय बर्थ, क्या जन्म से नागरिकता मिले। एक दूसरा साथी आपका वंश के द्वारा, किसके द्वारा, वंश के द्वारा, बाय डेसेंट आपको ये मिले, वंश के द्वारा मिले। तीसरा तरीका है साथी आपका पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे, आप रजिस्टर इसके लिए कराएं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकती है। चौथा तरीका है साथी आपका नेचुरलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, नेचुरलाइजेशन, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिकरण, क्या बोलेंगे, प्राकृतिकरण इसको हम बोलेंगे, अर्थात नेचुरलाइजेशन इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेचुरलाइजेशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। और पांचवा तरीका है साथी आपका किसी क्षेत्र का समावेश करके, जैसे कि कोई हिस्सा भारत ने अपनी तरफ मिला लिया तो वहां के नागरिक भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे, समझ गए, क्षेत्र का समावेश, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये भी एक तरीका है, क्या बोलोगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी, ये भी क्या है साथी एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। तो कुल तरीके कितने, 5 होंगे, कभी गलती नहीं करनी, आगे आएंगे। एक क्या है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। राज्य तथा राष्ट्र की हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, या फिर राज्य की एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, यानी राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, ठीक है, या फिर साथी आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो क्या बोलेंगे, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और किस देश से हमने इसको लिया है बताइए जरा, मैंने आपको बताया था किस देश से हमने इसको लिया है, तो आप कहेंगे भैया इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहले बताएं, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आएंगे या किस भाग में आएंगे, तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए, यूएसए से लिए। ये किस में आते हैं साथी, संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 किसके लिए है, वो मौलिक अधिकारों के लिए है, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 है, क्या ये विदेशियों को प्राप्त है, ऐसा नहीं पूछा उसने, उसने पूछा विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता साथी ये किसमें है आपका, बोलेंगे ये कौन सा अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 21 है आपका। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात आर्टिकल 23 और 24। तो कौन सा आपका विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे याद रखें, इसमें आप याद रख लो ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं साथी, सिर्फ भारतीयों के लिए अगर आपसे पूछे, सिर्फ जो भारतीयों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है, वो आप चुन सकते हैं। ओनली फॉर इंडियंस आपका आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो क्या बोलेंगे, इसमें से कोई सा भी आपको कभी ऑप्शन में मिलेगा तो आप कहेंगे वो विदेशियों के लिए नहीं है, ओनली इंडियंस के लिए है। क्या बोलेंगे, 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए, बाकी क्या है वो दोनों के लिए है, बाकी क्या है वो दोनों के लिए है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच है जो सही नहीं है साथी, क्या कहेंगे। विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 एकदम ठीक है। कभी भी आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोक नियोजन आएगा, तो उस पर आपका जो अपॉर्चुनिटी है, यानी फॉर्म आएंगे किसी एग्जाम के लिए, तो आप सब अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या बोलेंगे, जी भैया कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपका 16 आएगा। अस्पृश्यता का अंत साथी, ये आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये बताया गया है, जी हाँ। शिक्षा का अधिकार क्या आर्टिकल 18 में है, नहीं जी। शिक्षा का अधिकार तो भैया आर्टिकल 21A में बताया गया है, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 21A में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 18 में क्या है मित्र, आर्टिकल 18 में तो भैया क्या बोलेंगे, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों का अंत है, क्या है, उपाधियों का अंत है, क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत। तो 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, बचता है 15। मुझे बताएं आर्टिकल 15 में क्या है।
आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, कोई व्यक्ति किस धर्म का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म उसका क्या वंश है, वो स्त्री है कि पुरुष है, उसकी कौन सी जाति है, इसके आधार पर आप क्या बोलेंगे, इसके आधार पर कोई भेद नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान कहता है। आपको किसी को ऊंचा नीचा कमतर नहीं समझना है। आर्टिकल 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया साथी आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 20 आप मुझे बताओ, 19 भी हम अभी जिक्र कर चुके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 बताएंगे आप मुझे, आर्टिकल 22 बताएंगे, कौन कौन जानते हैं? तो आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि, क्या बोलेंगे? अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए जो 2 सिद्धि है साथी, अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण, ये बात बताई गई है। अर्थात ये क्या हो गया आपका? अपराधों के लिए यानी कि आपका कन्विक्शन इन ऑफेंस, क्या बोलेंगे? कन्विक्शन इन ऑफेंस, ये प्रोटेक्शन बताया गया है। प्रोटेक्शन इन, क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ये किस में बताया गया है साथी आपका? ये बताया गया है 20 में, ठीक है, ऑफेंस। और आर्टिकल 22 में साथी क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण से क्या मतलब है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि आपकी गिरफ्तारी के लिए भी आपको संरक्षण मिलेगा। तो ये क्या है आपका? प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन, क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन। किसी को नजरबंद आदि भी रखा जाए उसके लिए भी क्या है? संरक्षण बताया गया है। ओके, आगे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति में? क्या बोलेंगे? मनुस्मृति में मिलता है। तो किस में मिलेगा साथी बताएंगे? तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है साथी? सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? सबसे पुराना है। और अथर्ववेद क्या है? वो सबसे नया है। वो क्या है? सबसे नया वेद कौन सा है? संबंध में इनके आपको बता चुका। और अगर गायत्री मंत्र की हम बात करें, गायत्री मंत्र की साथी अगर हम बात करते हैं, तो गायत्री मंत्र जो है आपका, उसके रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र क्या बोलोगे? उसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। क्या बोलेंगे? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र याद होता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये गायत्री मंत्र की जो लिपि है, किस लिपि में उसको लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि। समझते हैं? लिपि मतलब यानी आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो लिपि होती है उसको लिखा जाता है। जैसे हर भाषा की लिपि होती है, हिंदी की अपनी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी आप लिखते हैं ABC, ये रोमन लिपि है, पंजाबी आप लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि है। जैसे उर्दू भाषा आदि को लिखा जाता आपका अरबी को लिखा जाता है जैसे आपका साथी, उसके लिए उर्दू का इस्तेमाल होता है आपका, उर्दू भाषा के लिए अरबी लिपि का इस्तेमाल होता है, सॉरी। तो लिपि हो गई आपका ब्राह्मी। और ये किसके लिए है साथी? आपका सूर्य देवता को समर्पित है। क्या बोलेंगे? डिवोटेड टू सन, सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता को साथी डिवोटेड है, समर्पित है आपका। और किस मंडल में है ये? तीसरे मंडल में है। मुझे बताओ ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं साथी? मैंने आपको अभी बताया कल की कक्षा में ही या परसों की में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप कहेंगे भैया उसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद में ही विष्णु जी का उल्लेख है। विष्णु जी का उल्लेख ये किस वेद में है? विष्णु जी का उल्लेख आप कहेंगे भैया वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद के कौन से मंडल है जिनको आपका क्या बोलेंगे 2 से 7 तक, इनको वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो किस देवता को हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र, क्योंकि इसमें पूजा विधि बताई गई है तो देवताओं का ही वर्णन है, तो किस देवता को है? अग्नि देवता को समर्पित है, ठीक है, अग्नि देवता को। और वेद जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद को पढ़ने वाला उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाला, जो पढ़ता था ऋग्वेद की रचनाओं को क्या बोलेंगे? स्टोरी टेलर ऑफ ऋग्वेद, पढ़ने वाले को हम बोलते थे होत्र। क्या बोलेंगे? होत्र। वर्ण शब्द का प्रयोग क्या बोलेंगे?
वर्ण अर्थात जिसको हम जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वेदों ने तो जाति को जन्म दिया, लेकिन ऋग्वेद वर्ण को कहता है। वो जाति जन्म के आधार पर नहीं बताता, वो बताता है जाति किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। जो शिक्षा लेने देने का काम करे वो ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति के हो, जो रक्षा कर पाए राष्ट्र की, कबीले की, अपने लोगों की, अपने इस देश की, वो सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापार का काम करे वो वैश्य हैं, और जो अपने काम का चुनाव करे वो शूद्र हैं। तो ये सारी परिभाषाएं और जाति बदलती रहती थी। जैसे कोई ब्राह्मण यदि कभी रक्षा आदि के कार्य, किसी सेना का चुनाव कर लेता तो वो क्षत्रिय हो जाता। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण का कार्य चुन लेता, क्षत्रिय यदि पढ़ाने का काम कर लेता तो वो ब्राह्मण हो जाता। शूद्र यदि शिक्षक बन जाता तो वह ब्राह्मण हो जाता। तो वहां पर क्या था? आपका कन्वर्जन भी था। किसके आधार पर था? सारे बोले तो हम बोलेंगे भैया कर्म के आधार पर था, जाति के आधार पर कभी ना था। जाति के आधार पर तो हम मनुष्यों ने उसको बना लिया। आगे उद्दालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? एक उद्दालक आरुणी हुए और उनके बेटे हुए श्वेतकेतु। आरुणी आपने पढ़ा होगा साथी, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था। आरुणी अपने गुरु के वचनों का इतना पालन करते थे कि जब ऋषि आश्रम में ये रह रहे थे तो उनको एक फसल में पानी जाने के लिए देखने की जिम्मेदारी आरुणी को दे दी गई। तो आरुणी जब मिट्टी से उस बहते हुए पानी को ना रोक पाए तो पूरी रात खुद लेटे रहे, क्योंकि उनके गुरु का ये आदेश था। तो ऐसे आरुणी थे। उर्जी आरुणी, क्योंकि बाद में वो आपका ब्रह्म ज्ञानी हुए, उन्हीं के बेटे हैं श्वेतकेतु। तो उन दोनों के बीच ब्रह्म को लेकर के जो चर्चा हुई वो किस उपनिषद में है? तो क्या बोलेंगे? वो भैया हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मुझे बताओ उपनिषद कुल कितने मैंने आपको बताए थे? उपनिषद बोलते हैं साथी आपका उप माने आ, और निषद मतलब निकट बैठकर। गुरु के निकट बैठकर जो भी आप सीखते हैं वो उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है साथी आपका? तो 108 है। उपनिषदों में ही साथी क्या बताया गया है? 4 पुरुषार्थ। आपसे पूछे हमारे वैदिक जीवन में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? 4 पावर्स बताई गई। आपका धर्म, ठीक है, अर्थ, एक साथी आपका काम, और एक बताया गया आपका मुक्ति अर्थात मोक्ष को। किसको? मोक्ष को बताया गया। आपसे पूछे साथी जैसे आपका एक पूछेगा आपसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? यानी सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो हम कहेंगे मुंडक उपनिषद से। किससे? ये मुंडक उपनिषद से साथी लिया गया है। आपसे कभी भी पूछे यम नचिकेता, यमराज से नचिकेता ने जीवन और मृत्यु के बारे में जो सवाल जवाब किए, वो संवाद कहाँ पर मिलता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? ये कठ उपनिषद में मिलता है। किसमें? कठ उपनिषद में ये मिलता है। अब बात आती है जो हमारा क्वेश्चन था, छांदोग्य उपनिषद। ये एक महान उपनिषद है साथी, ये एक महान उपनिषद है। इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ बताऊंगा। कितने उपनिषद हैं? 108 है। मुझे पहले बताओ सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा जो उपनिषद है साथी वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे वो वृहदारण्यक है। क्या बोलेंगे? वृहदारण्यक है। आरण्यक बोले तो जंगल। वृहदारण्यक उपनिषद है। क्या है? वृहद आरण्यक उपनिषद है। क्या बोलेंगे? वृहद आरण्यक उपनिषद है, वृहदारण्यक। और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा उपनिषद साथी कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो आप बोलेंगे मांड्यूकोपनिषद है। क्या बोलेंगे? मांड्यूकोपनिषद है, अर्थात मांड्यूकोपनिषद। MANDUKYOPNISHAD होगा मांड्यूक्य उपनिषद। अब छांदोग्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखना बड़े ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। छांदोग्य से पूछता है महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो। जानते हैं? थम्स अप करें। बोलते हैं महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, पूछता है क्या सिद्धांत है, क्या नारा उन्होंने दिया? जियो और जीने दो। क्या बोलेंगे? जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो। ये कहां से लिया गया है? ये महावीर स्वामी ने छांदोग्य उपनिषद से लिया। साथ ही अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का है।
उनका जो साथी अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलेंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत भैया आपका छांदोग्य से लिया गया है। आपसे पूछे बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य लिए वो छांदोग्य उपनिषद से लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने भी कहाँ से, क्योंकि सब लोगों के पास ज्ञान का आधार तो वही था। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य जानते, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और दुख का निराकरण अष्टांगिक मार्ग है। यानी बुद्ध कहते थे आप भी समझना, और वो कहाँ लिखा हुआ है? छांदोग्य उपनिषद इस बात को कहता है कि दुनिया में दुख है, उसका एक रीजन होता है, और रीजन क्या है उसका? तो रीजन है तो फिर कारण अगर है तो सॉल्यूशन भी होगा। आप लोग हमेशा समझ जाना साथी, कभी भी विपत्ति यदि पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन उसके साथ जन्म लेता है, वो हल हो ही जाएगी, अब नहीं होगी तो कभी और होगी, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? साथी वेद लिखे गए, वेद के बाद में वेदों को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आपका लिखे गए वेदांग, जो मैंने आपको कल बताया, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद 6 हैं। उसके बाद में साथी फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है देखेंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या फिर अथर्ववेद से है? तो ये अथर्ववेद की स्पष्टीकरण करता है। ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय और कौशिक की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। ऐत्रेय और कौशिक की किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी किसकी स्पष्ट व्याख्या वो करते हैं? जैसे सामवेद का साथी आपका पंचविश और षड्विश हैं। क्या बोलेंगे? पंचविश और साथी आपका षड्विश किसके हैं? पंचविश और षड्विश वो सामवेद के हैं। और यजुर्वेद के आते हैं साथी आपके शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ को बहुत महत्वपूर्ण मार्क करें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तैत्तिरीय, क्या बोलेंगे? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ बहुत पूछा जाता है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हम कहेंगे यजुर्वेद का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? अगर आपने कल की कक्षा की थी, पिछली कक्षा, तो आप ये उत्तर बहुत जबरदस्त देने वाले हैं। तो कल्प होता है या नहीं होता? निरुक्त होता है, जी हाँ। स्मृति नहीं होता है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये क्या होते हैं साथी? आपके 6 होते हैं। तो कौन कौन से नहीं लिखे हुए? आपका शिक्षा, ज्योतिष नहीं लिखा हुआ, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद नहीं लिखा हुआ। नहीं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। एक मैं भी भूल रहा हूं क्या? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, एक भूल रहे हैं साथी, बताइए कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हैं? स्मृति तो नहीं होगा, सी विकल्प एकदम सही नहीं है। मैंने बोला शिक्षा, हाँ, एक व्याकरण रह गया। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये इस तरह मैंने आपको बताए थे। तो कितने होते हैं आपके? कुल 6 होंगे, ये याद रखेंगे। हमारे एक साथी ने, बहुत सारों ने लिखा व्याकरण, ग्रामर, बहुत खूब। आगे आएंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी अवेस्ता किन का है आपका? क्या भारत का ग्रंथ है कोई, या ईरान का है, या इजराइल का है साथी, या फिर मिस्र से इसका संबंध है? तो क्या बोलेंगे? अवेस्ता ग्रंथ जो है भैया वो ईरानियों का ग्रंथ है। किसका है? वो ईरानियों का ग्रंथ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डियोवोली, या माउंट कोयाबो होगा? तो याद रख लेना साथी, 732 मीटर की सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर आपसे कभी पूछे, ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कितने साथी इसकी हाइट बताएंगे? सैडल पीक से छोटी है, लेकिन ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, और सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 642 मीटर। क्या बोलोगे? 642 मीटर। आपसे कभी भी पूछे साथी सैडल पीक जो है अंडमान के किस हिस्से में है, तो ये नॉर्थ अंडमान में है। किस में है? नॉर्थ अंडमान में है, यानी कि उत्तरी अंडमान में इसकी स्थिति है। ये बात याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था अंडमान और निकोबार दोनों जो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं साथी, ये किस डिग्री आपका अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं? तो 10 डिग्री अक्षांश क्या करता है? इनको अलग करता है। कभी गलती ना करें। आगे आएंगे। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है? केटू के बाद, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सागरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है।
क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथी? दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी पीक है? तो आप कहेंगे सबसे ऊंची पीक है भैया आपका माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट है साथी आपका, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848। इसी को साथी हम क्या बोलते हैं? सागरमाथा। मुझे बताएंगे ये किस देश में स्थित है? इसी को हम सागरमाथा बोलते हैं। और ये किस देश में है साथी आपका? तो हम बोलेंगे ये नेपाल में स्थित है। तो ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी हुई, भारत की नहीं, कभी गलती मत कर देना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। किस हिस्से में है ये साथी आपका? ये POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब पूछ रहा है कि दूसरा K2 के बाद में कौन है? कंचनजंगा। आप मुझे बताओ कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा की हाइट भी कम नहीं है, 8,598 मीटर है। यानी याद रख लेना, ये K2 से सिर्फ और सिर्फ साथी आपका 13 मीटर कम है। कितना अंतर है? 13 मीटर का कम है। सर आपका 8,850 हो गया। वो दोस्ती सिर्फ आपका कैलकुलेशंस है कि वहाँ पे कचरा छोड़ आए हैं लोग, बर्फ़ जम गई है। एक्चुअल हाइट जो होती है वो चोटी की, उस पत्थर की मापी जाती है, बर्फ़ कभी नहीं मेजर की जाएगी। ऐसे तो समतल पे बर्फ़ जम जाएगी तो वो तल बदलते रहेंगे। 8,848 स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो कंचनजंगा 8,858 मीटर किस राज्य में साथी? सिक्किम में स्थित है। कॉमेट आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी साथी कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। आगे आएंगे। निम्न नदियों में से किसका उद्गम है जो भारत में नहीं है? यानी बाकी नदियां, उनका ओरिजिन कहां से है? इंडिया से है। तो ओरिजिन इंडिया। व्यास नदी का ओरिजिन क्या इंडिया से है? जी हाँ। चेनाब का इंडिया से है। जी हाँ, बात करेंगे इन सब के बारे में अगले सेट्स में, कहाँ कहाँ से है। उद्गम जिसका भारत में नहीं है वो सतलज है। तो फिर सतलज नदी साथी कहाँ से निकलती है, जरा बताएंगे? ये राकस ताल झील से निकलती है। कहाँ से? राकस ताल झील से निकलती है, जो कि भारत में ना होकर के कहाँ पर है? राकस ताल भारत में ना होकर के तिब्बत में है। और यहीं पर साथी एक जगह है आपका जिसको बोलते हैं लांगचेन खंबाव। क्या बोलते हैं? लांगचेव खंबाव जगह से ये निकलती है। कौन सा प्लेस है? लांगचेंग खंबाव जगह से ये निकलती है। भारत में जो सतलज का प्रवेश होता है वो किस दर्रे से होता है? भारत में जो ये साथी एंट्री करती है वो भारत में एंट्री करती है ये सिपकिला दर्रे से। क्या बोलेंगे? सिपकिला पास से, सिपकिला पास से ये होकर के भारत में क्या कर जाती है? एंट्री कर जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात और बताएं कि सतलुज जो है वो किस राज्य में बहती है? सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो सतलुज की अगर हम बात करें, ये पंजाब की सबसे लंबी नदी है बहने वाली। पंजाब में बहने वाली, क्या बोलेंगे? पंजाब में बहने वाली, आपसे कभी पूछे पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। क्या है? सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब इज सतलज। ठीक है, और आपका अगर मैं बात करूं, झेलम जो है साथी आपका व्यास से जो मिलती है, यानी व्यास और सतलज का जो संगम होगा, संगम का मतलब है दोनों का जो मेल होता है, व्यास और सतलज का जो संगम है साथी, वो हरिके बैराज पर होता है। आप मुझे बता सकते हैं हरिके बैराज जो कि साथी स्टैटिक जीके में बहुत पूछा जाता है कि हरिके वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, जो हमारा नेशनल पार्क भी है एक। तो ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। क्या बोलोगे? पंजाब में है आपका हरिके नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड भी है साथी आपका, और हरिके बैराज भी है। कहाँ पर है? पंजाब में। बहुत शानदार। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु यानी सोर्स पॉइंट, जो ओरिजिन पॉइंट हैं, वो लगभग एक ही हैं? यानी कि जहां से इनका ओरिजिन हुआ, जहां से इनका उद्गम हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्गम बिंदु बोलें या साथी स्रोत बिंदु बोलें, वो लगभग एक ही हैं। एक ही जगह से लगभग वो निकलती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। किसके हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और आपका सिंधु और गंगा। तो क्या चुनाएंगे, बताएंगे एक बार? फटाफट से सारे साथियों के आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया। सत्यम सिंह कह रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा तो दोस्त भारत से बहती है और ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर से, इन दोनों का तो नहीं हो सकता। कई साथियों का उत्तर आया सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बहुत गजब, बहुत शानदार। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ब्रह्मपुत्र बताओ। इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से है। क्या बोलेंगे? मानसरोवर लेक जो है साथी, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और मानसरोवर झील के साथी बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है। किससे? बोखरचू हिमनद जिसको हम कहते हैं, बोखरचू ग्लेशियर।
किससे निकलती है? तो भैया ये निकलती है आपका बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है। और सिंधु नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका चेमायू गडुंग से निकलती है। कहाँ से? चेमायू गडुंग से ये निकलती है। चेमायू गडुंग हिमनद अर्थात चेमायू गडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो उस जगह को बोला जाता है सिनका बाव जलधारा। क्या बोलेंगे? सिनका बाव जलधारा, ये सिंधु नदी का ओरिजिन है। सिनका बाव जलधारा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, सिनका बाव जलधारा से। तो इन दोनों के क्या है? ओरिजिन एक ही है। अगर मैं आपसे पूछूं साथी, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा नदी द्वीप वो किस नदी में बनता है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो किस में बनता है आपका? उसका नाम है माजुली। और माजुली किस में बनता है? वो ब्रह्मपुत्र में ही बनता है। किस में बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनता है। और अगर मैं बात करूं साथी ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं? अदर नेम इसके कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं बताएं जरा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछूं अपने प्यारे देश भारत में इसको क्या कहते हैं? और तीसरा मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको साथी क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। भारत में इसको बोलते हैं साथी आपका दिहांग। और बांग्लादेश में साथी इसको कहा जाता है जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो आपसे कभी भी पूछे कि जमुना जो है साथी आपका, जमुना वो किस नदी को कहा जाता है? यमुना नहीं, जमुना। तो हम कहेंगे वो भैया आपका किसको? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो है साथी किस नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? किस नदी के साथ बताएं जरा, कौन सी दो नदियां हैं ये आपका जो बनाती है, किस नदी के साथ ये आपका सुंदरवन डेल्टा? साथ ही ये भी बताएंगे सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन डेल्टा किसके साथ में? गंगा जी के साथ में ये बनाती है। किसके साथ में? गंगा जी के साथ में बनाती है। कहाँ पर साथी? आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और किधर? आपका बंगाल की खाड़ी में। आपने गणित में डेल्टा का साइन तो देखा होगा ना सारे साथियों ने? जी भैया, क्या बोलेंगे? डेल्टा। यानी जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इस तरह की जो आकृतियां होती हैं इनको हम डेल्टा कहते हैं। गलती ना करें। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी मैंने बताया आपका नाम ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। लेकिन कौन सी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो वो गंगा जी हैं। कौन है? वो गंगा जी हैं, जिनकी लंबाई साथी आपका 2525 किलोमीटर है। क्या बोलेंगे? 2525 किलोमीटर किसकी? गंगा की लंबाई है। अच्छा, यहीं पर साथी आपका आता है कि जमुना, जो कि आपका कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। जमुना और पद्मा ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर? पद्मा भी आप अब जान ही गए कि बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं। इनका साथी जो मिलन है वो बांग्लादेश में, क्या बोलेंगे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मिलन होकर के ये साथी कौन सी धारा बनाते हैं? तो जल की मेघना नदी अर्थात मेघना धारा बनती है। क्या बोलेंगे? मेघना धारा बनाते हैं। ये भी पता होना चाहिए। मेघना किस किस से मिलके बनती है? एक तो साथी जमुना से। जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र है, उसका नाम बांग्लादेश में है। और साथी पद्मा जो गंगा का नाम है आपका कहाँ पर? बांग्लादेश में। दोनों मिलकर के साथी आपका क्या बनाते हैं? मेघना धारा बनाते हैं। ठीक है, आगे। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि फॉर्मूले सबसे महत्वपूर्ण है और आज एसएससी लगभग फॉर्मूले पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे भैया कौन कौन है? सकल घरेलू जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो जीएनपी का फॉर्मूला फिर हमको पता होना चाहिए। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से जो आय हुई है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है हमारी, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, यही फॉर्मूला है। यानी कि आपसे पूछे अब जीडीपी को इधर लेकर के आ रहे हैं तो जीएनपी माइनस जीडीपी वो क्या बच जाएगा? वो बच जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीएनपी का पूरा नाम साथी बताएं तो क्या बोलोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं जीएनपी। यानी कि आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम कहेंगे। सकल
राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम कहेंगे, ठीक है। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेता, आसान सा प्रश्न, तो इसको बोलते ग्रॉस यानी कि कुल, सकल, डोमेस्टिक अर्थात घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब साथी कि आपका उत्पाद। तो कभी ना भूलें फॉर्मूला, क्या बोलेंगे? जो हमको जीएनपी निकालना है, जीएनपी में हम, जीएनपी बराबर होगा जीडीपी में हम विदेशों से भी जो हमें इनकम हो रही है खर्चे काट करके, उसको हम बोलेंगे शुद्ध आय, और वही बनाएगी हमारी जीएनपी को, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसके बराबर होता है? तो क्या फॉर्मूला बना बताएंगे? अभी हमने जीडीपी की बात की थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस बार आपसे पूछ रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होगा, अभी जीडीपी के रूप में फुल फॉर्म हमने याद की, क्या बताया मैंने आपको? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस साथी आपका जो विदेशों से शुद्ध आय हुई, या ऐसे लिख सकते हैं विदेश से जो नेट प्रॉफिट हुआ, विदेश से जो शुद्ध आय हुई, इनकम हुई, ये हो गया फॉर्मूला। अभी जीडीपी के सापेक्ष ना पूछ करके हम पूछ रहे हैं एनएनपी के सापेक्ष। तो ये दो फॉर्मूले सबसे चर्चित हैं। जीएनपी किसके बराबर होगा? ये होगा साथी आपका एनएनपी प्लस आपका डेप्रिसिएशन, यानी वियर एंड टियर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? घाटा। डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन, अर्थात जिसको हम घाटा कहते हैं, ठीक है। वहां से तो आय जुड़नी है, यहां पर क्या जुड़ेगा? घाटा। क्या बोलेंगे? बोलेंगे अभी फटाफट से, घाटा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? वो साथी गलत माना शुभम सेन एसएससी ने। एसएससी गलती है, आयोग हमेशा सही उत्तर नहीं देता है। आयोग के उत्तर को आप हमेशा सही ना माने, ठीक है। ये बात, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? एक बार थम्स अप करके बताएं। आयोग से अक्सर गलतियां होती हैं, वो कई बार गलत उत्तर दे देता है, ठीक है। विभेद होते हैं, फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं उसको लेकर के, फिर कई बार उनको उत्तर अपनी गलती माननी पड़ती है, लेकिन बाद में तो मानते भी नहीं है जब लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि उस प्रश्न पर ज्वाइनिंग हो चुकी होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको बोलते हैं एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? करनाल में है, नई दिल्ली में है, आनंद में है, या फिर भोपाल में है? तो बहुत सारे साथियों का उत्तर आएगा, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत शांत। आवाज मेरी ठीक आ रही है? एक साथी हमारे लिख रहे हैं आवाज में कोई दिक्कत है, एक बार बताएं थम्स अप करके, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोलेंगे जी? बी 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 नई दिल्ली में कह रहे हैं, फिर से सब गलत हैं। आनंद साथी गुजरात में ये आपका स्थित है। किसके लिए? डेयरी विकास बोर्ड दूध उत्पादन के लिए बनाया गया साथी, और 16 जुलाई 1965 को बनाया गया, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो वर्गीज कुरियन थे। कौन थे इसके फाउंडर? आपका वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन इंडियन थे कि नहीं, बताना जरा। जी भैया, भारत के ही थे, दक्षिण भारत से संबंध रखते थे वर्गीज कुरियन। इनको हम किस क्रांति के लिए जानते हैं? तो इनको हम दुग्ध क्रांति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड, क्या बोलेंगे? दुग्ध क्रांति के ये जनक हैं, दुग्ध क्रांति के ये जनक हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं आपका साथी व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन बोले तो आपका श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्या बोलोगे? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो हम बोलेंगे आपका वो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है। अच्छा, अब आगे मुझे बताएंगे, जैसे करनाल ऑप्शन आ रहा था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट साथी कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। एक तो ये आपको आंसर बताना है, जैसे कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, ऐसे ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऐसे ही आप मुझे बताएं, भारतीय बागवानी यानी कि हार्टिकल्चर के लिए भारतीय बागवानी अर्थात हार्टिकल्चर रिसर्च साथी जो सेंटर है वो कहाँ पर है? ऐसे ही साथी बताओ, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? बोलेंगे जी।
तो कृषि क्या, कृषि में तो भारतीयों का दिल लगता है, क्या बोलेंगे, कृषि में क्या लगता है, भारतीयों का दिल लगता है। तो दिल से बनेगा दिल्ली, क्या बनेंगे, दिल से बनेगा दिल्ली। और राष्ट्रीय डेयरी, यहाँ पर बच्चे जो पिछला प्रश्न करनाल दे रहे थे वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो घर के क्या बोलेंगे तुमसे कि भैया तुम अब डेयरी करना, क्या डेयरी मतलब तुम्हारे लिए भैंस बांध देंगे, फिर वो बोले अब तुम दूध काढ़ो और बेचो बाजार में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बाग कहाँ पर होते हैं भैया, बंगलोर, बंगलू में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, बंगलू में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, कहाँ पर है, वाराणसी, यूपी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका जो जनगणना है वो तो 10 वर्षों में होती है, व्यक्तियों की जो जनगणना होती है, तो क्या बोलेंगे भैया, आपका बताएं एक बार, कृषि जनगणना जो है आपका, कृषि जनगणना आपका साथी बताएंगे, कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है, 5 साल, 2 साल, 4 साल या फिर 3 साल में आयोजित होती है। तो क्या बोलेंगे भैया, आपका 5 साल में होती है कृषि जनगणना। तो पहली बार कब हुई थी बताएंगे एक बार, तो पहली बार कृषि जनगणना हुई भैया हमारी, क्या बोलेंगे, पहली बार हुई थी 1970-71 में, ठीक है, 1970-71 में हुई। और इसकी जो गणना करता है वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा, क्या बोलेंगे, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि कल्याण, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आपका जो साथी पशु जनगणना होती है वो कितने वर्षों में होती है, पशु जनगणना, पशु जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो पशु जनगणना अगर हम बात करें, एनिमल का जो सेंसस होगा वो कितने दिन में होगा आपका, तो वो भी 5 वर्षों में होता है। और इसको पूछे पशु जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो पशु जनगणना पहली बार मेरे साथी 1919-20 में हुई थी, कहाँ, 1919-20 में पहली बार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो सदिश राशि है। 100% आंसर चाहूंगा सारे साथियों से। समय क्या है साथी आपका, ये आपका साथी आपका क्या बोलेंगे, ये स्केलर है। चाल क्या है आपकी, क्योंकि चाल किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर, और दूरी भी क्या है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल भी किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। और विस्थापन तो है सदिश, लेकिन साथी दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश है, और जो अदिश पर निर्भर करे वो साथी आपका खुद भी अदिश होगी। जैसे वेग विस्थापन बटे समय होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है, तो साथ ही आपका फिर वेलोसिटी जो होगा आपका यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्या होंगे आपके, दोनों के दोनों आपके सदिश होंगे। दूरी आपका क्या हो गया, अदिश हो गया। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जितना आगे को जाता है उतना ही दबाव पीछे को लगता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे जैसे जीवन में साथी आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ताकतें शायद ऐसी आएंगी जो आपको पीछे हटाने का प्रयास करेंगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या बोलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको हम कहते हैं। एक तो इस नियम पर कार्य करता है और दूसरा कौन सा होता है, रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पर काम करेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अर्थात m1v1 बराबर mv किसका फॉर्मूला होता है, p बराबर mv मोमेंट का, m1v1 बराबर m2v2, ये किसका, ये रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी ताकतें लगे बेशक से, लेकिन आपकी ऊर्जा कम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका रास्ता सही है, आप मेहनत करते रहिए। आपकी कोई बेशक कितनी भी आलोचना करे, दुनिया में कोई आपके अंदर कमी साथी निकाले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन वो सही ज़िंदगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खराब कार्य करके आप ये सोचे कि लोग आपको अच्छा बोल दे, तब तो वो संभव नहीं है। मीथेन को क्या हम हास्य गैस बोलेंगे, CH4 बोलेंगे, क्या हम नाइट्रिक ऑक्साइड को बोलेंगे साथी, NO को बोलेंगे, या हम नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलेंगे, या O3 को कहेंगे। तो किसको कहेंगे भैया हम, आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हास्य गैस है, क्या बोलेंगे, हास्य गैस। और N2O अर्थात जो आपका लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है, इसकी खोज किसने की थी, हास्य गैस की खोज किसने की। आजकल विज्ञान के प्रश्न SSC या अन्य आयोग यही पूछते हैं, किसके द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा, किसके द्वारा,
प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी और इसका जो प्रयोग होता था पहले वो आपका सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा, किसमें, सर्जरी, क्योंकि दोस्त अभी तो एनेस्थीसिया आ चुका है, बेहोश कर देते हैं रोगी को। दांत चिकित्सा पे अब तो दांतों को भी सुन्न कर देते हैं, किसी ने कराया दांतों का कुछ ट्रीटमेंट, दांतों को सुन्न कर देते हैं, लेकिन पहले वो हास्य गैस दी जाती थी कि वो हंसी में रखता था, डॉक्टर को दुख ना हो, आदमी को दर्द हो रहा है लेकिन वो हंस रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं आपका एकदम ठीक है मेरे साथी, ठीक है एसएससी डियर भैया, एकदम से ठीक है। आगे चलें, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, कार्बन किस में है बताएंगे, लिग्नाइट टिन में, टिन में साथी क्या कार्बन हो सकता है, एजी चांदी में क्या कार्बन होता है, एजी सुनो जी, हाँ जी, लो जी, लोहा क्या बोलेंगे भैया, लिग्नाइट, लिग्नाइट में क्या मिलता है आपका, कोल मिलता है। कोयले के साथी अगर मैं बात करूं वर्गीकरण में, कोयले की क्वालिटी में मुझे बताओ लिग्नाइट कौन से नंबर पर आएगा, बताएंगे जी कौन से नंबर पर आएगा, तो क्या बोलेंगे सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट, कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, क्या बोलेंगे भैया, एंथ्रेसाइट होता है आपका कोयला। दूसरे नंबर पर जो होता है वो बिटुमिनस होता है, क्या बोलेंगे, बिटुमिनस होता है, अंग्रेजी का ही नाम है। तीसरा जो होता है साथी वो आपका लिग्नाइट ही होता है, तो लिग्नाइट कौन से नंबर पर आता है क्वालिटी में, तीसरे नंबर पर। चौथा होता है आपका पीट कोयला, तो एंथ्रेसाइट में तो लगभग 95 से 96% तक कार्बन होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता, मतलब कि 95 भी होगा, 98 भी हो सकता है। बिटुमिनस में आपका लगभग 85 के आसपास होता है, क्या होता है, लगभग 85 के आसपास होता है। लिग्नाइट में साथी आपका 75 से 80% होता है, लगभग में याद रखिए। पीट कोयले में लगभग 55% के करीब होता है, 55 से 60% तक होता है। तो लिग्नाइट क्या है, उसमें आपका कार्बन मिलता है। तो कार्बन पूछता है कि उसकी गुणवत्ता के आधार पर क्रम लगाएं, घटते और बढ़ते क्रम में आपको पता होना चाहिए। सबसे खराब कौन सा हो गया आपका, पीट हो गया, क्योंकि जितना कम कार्बन होगा उतना बेकार कोयला होगा। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें क्या है, एंथ्रेसाइट में, तो सबसे अच्छा कोयला भी कौन सा हो गया, सबसे अच्छा कोल कौन सा होगा साथी, सबसे अच्छा कोल अर्थात कोयला वो कौन सा होगा, वो एंथ्रेसाइट होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सबसे खराब हो जाएगा। क्यों होगा सबसे खराब, मैं एक स्टेटमेंट दे दूं आपको कि पीट कोयला सबसे खराब होता है, इसका सबसे मुख्य कारण आप किसे मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रतिशतता को भैया हम इसका कारण मानते हैं। हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है, इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ, ईईजी मशीन क्या स्पष्ट करती है, नहीं जी, ईईजी मशीन तो ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए होती है। ईओजी हो सकता है, क्या बोलेंगे, नहीं जी ये आंख के लिए होता है। ईओजी मशीन किसके लिए होती है, आंख के लिए होती है। ईसीजी जो होता है साथी वो हार्ट के लिए होता है। यानी कि इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होता है। और कार्डियो किसको बोलते हैं हम, कार्डियो हम साथी आपका किसको, हृदय को बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। भैया क्लास लेते समय नोट्स बनाए कि पीडीएफ बनाए, भैया तुम मेरे से अपने सिर पे खड़े हो जाओ नोट्स बनाते टाइम। तुम पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट हो सके इतने सारे, तुम्हें यही नहीं पता चला पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने बोला मेरे साथ लिखना है। पहली क्लास तुम करते नहीं, पहली क्लास में बताया हुआ है, शुरुआत के 15 मिनट की क्लास देखो, नोट्स कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने हैं वो सब बताया हुआ है। छोड़ छोड़ के तुम क्लासेस करते हो, कैसे तुम सेलेक्ट हो गए, फिर तुम रोते हो तुम्हारे पड़ोस में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, और फिर पता है क्या कहते हो, उसके तो मुझसे मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे, हमेशा कम आते थे, और फिर मेरे तो मॉक टेस्ट में उससे ज़्यादा आते थे, फाइनल टेस्ट में नंबर ही नहीं आया, उसका आ गया। ये लास्ट टाइम की कहाँ पर आपको कंटिन्यूटी बनानी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारी क्लासेस भाई किया करो। पोलियो के टीकों की, क्या बोलेंगे, पोलियो के टीके की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है क्या, नहीं जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को साथी पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की खोज की वो 1929 में की। जॉन साल्क ने की थी, जी भैया, पोलियो के टीके को जो खोजा वो जॉन साल्क ने खोजा और 1952 में खोजा, 1952 में। रॉबर्ट कोच को हम किसके लिए जानते हैं, इन्होंने टीबी के जो बैक्टीरिया है, टीबी के जीवाणु की खोज इन्होंने की। टीबी का जो जीवाणु है वो खोजा किसने साथी, रॉबर्ट कोच ने खोजा। एडवर्ड जेनर को हम जानते हैं चेचक के टीका, क्या बोलेंगे, चेचक का टीका किसने बनाया,
क्या बोलेंगे? वैक्सीन ऑफ कॉलेरा, चेचक का टीका साथी 1796 में एडवर्ड जेनर ने बनाया। ऐसे ही पूछा जाता है इंसुलिन का टीका किसने बनाया? इंसुलिन का टीका, इंसुलिन जानते हैं ना, मुझे बताओ इंसुलिन क्या कवर करता है बॉडी में? इंसुलिन का टीका वो बेंटिक ने बनाया, साथी आपका बेंटिक ने बनाया। ऐसे ही आपसे पूछेगा टीबी का जो टीका बनाया, वो तो जीवाणु की खोज की, टीबी से टीका होता बचने के लिए, वो ग्यूरिन और कॉलमेट ने बनाया। किसने बनाया? ग्यूरिन और साथी आपका कॉलमेट ने उसको बनाया, कॉलमेट ने। कोविशील्ड का टीका किसने बनाया? कोरोना का टीका किसने बनाया? बोले भैया बड़ा विवाद रहा, कोविशील्ड मैंने लगवाई अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, कोवैक्सीन मैंने लगवाई अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आपसे दुनिया और आयुर्वेद ये कहता आया हमेशा से कि भैया आपको योग प्राणायाम, आपको व्यायाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं। फिर कोई बीमारी आती है, खान पान का कोई ख्याल अपने का रखता नहीं, उल्टा सीधा फास्ट फूड बाजारों में सबको खाना है और फिर वीडियोज भी बनानी है, मैं कोवैक्सीन लगवाऊँ, मैं कोविड लगवाऊँ। कुछ कह रहे हैं बच्चे गुरुजी मैंने आपका कोर्स लिया है, आपने कोवैक्सीन लगवाई कि कोविशील्ड लगवाई? मैंने कुछ भी नहीं लगवाया साथी, ठीक है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों को 90% को सिर्फ बातें बनानी होती हैं कि भैया मैं कोरोना में मर जाऊंगा, मैं जिन जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मैं अब बचूंगा या नहीं बचूंगा, कोविशील्ड मुझे बचाएगी, ये बचाएगा। तो भाई अपना ख्याल रखा करो अच्छे से। अगर आप बेहतरीन तरीके से रहेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है। आप उस प्रतिरक्षा तंत्र के लिए यदि कार्य करेंगे तो सब कुछ काम करेगा आपके लिए, नहीं तो दोस्त आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे आएंगे, पार्किंसंस रोग निम्न में से किससे संबंध है? पार्किंसंस रोग किसको होता है? हाथ पैर कांपने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह से, क्या बोलेंगे? गुर्दे से, हृदय से होता है, मस्तिष्क में होता है। क्या है? मस्तिष्क में साथी होता क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड सेल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, यानी कि मृत सेल्स हमारी होने लग जाती हैं, मृत कोशिकाएं हमारी होने लग जाती हैं। आगे आएंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? भैया राहुल गांधी की तरह आपने? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज वाला फंडा नहीं था कुछ भी। दरअसल में क्या था कि हम लोग ना राय बनाते हैं, जैसे आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे देश में पता है क्या, 4 महीने पहले किसी कुछ राय है, अभी इंस्टाग्राम पे आके कोई बोल देगा कुछ बहुत तरीके से, यूट्यूब पे आके कुछ कोई बोल देगा, तो सब लोग एकदम से उसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारा खुद का एनालिसिस क्या है, तुम्हारा खुद का विश्लेषण क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो सब लोग जो है वो पार्टी के विपक्ष के लोग थे, ऐसा नहीं था। दरअसल में हमारे देश में मुहिम चलाई, एक डॉक्टर विश्वरूपम थे। डॉक्टर विश्वरूपन के उन्होंने मतलब सेंटर्स भी चलाए और उनके सेंटर में लगभग 1,60,000 लोग उस समय कोरोना पेशेंट भर्ती हुए, जिनकी छुट्टी 3-3, 4-4 दिन में हुई उस टाइम। तो उन्होंने पूरे देश में मुहिम चलाई थी उस टाइम। उन्होंने कहा था कि भाई ये वैक्सीन जो है नुकसानदायक है, इसके क्या नुकसान है उसके लिए वो बोल रहे थे। लेकिन उस टाइम पूरे देश ने उनको एंटी नेशनलिटी यानी देशद्रोही घोषित कर दिया। पूरे देश ने मतलब मैक्सिमम लोग उनको उस टाइम पर देशद्रोही बोलने लग गए थे। लेकिन आज उनकी जो गणनाएं थी, जो उन्होंने कहा, वो सब सटीक बैठता हुआ है। वो उस टाइम भी मुहिम चला रहे थे कि आपको साइट्रस फूड खाने चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, तो आप कोरोना के प्रभाव से बचे रह सकते हैं, खुद को सुरक्षित रखें। तो हमको क्या होता, हमको सुनना नहीं होता, हमको बस एक राय बना लेनी होती है कि कौन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर हम बोलने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप बौद्धिक हैं और छात्र हैं तो अपना एनालिसिस करना है, दूसरा क्या कहता है उसकी बात नहीं माननी है। जब आप उछल के किसी की बात मानेंगे, जब आप यूट्यूबर्स की बात मानेंगे, कौन क्या कहता है, ध्रुव राठी कौन क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको किसी की बातों का विश्वास नहीं करना, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। जब तक आप स्वयं का विश्लेषण नहीं कर पाओगे तब तक सब कुछ झूठ है आपके सामने, फिर आप मतलब अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरा अम्मा आवास योजना क्या बोलेंगे जी? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो क्या बोलेंगे भैया? तेलंगाना में ये घोषणा की है, ठीक है। अरे मैंने लगवाई है यार वैक्सीन, कभी तुम सच में मजाक समझो। सीएम नाश्ता योजना, लेकिन एक ही लगवाई है। और सही बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने लगवाई कौन सी वैक्सीन थी, ठीक है,
क्योंकि उस टाइम पे बचने का सिर्फ एक उपाय वही लग रहा था सब लोगों को। अब खुश हो तुम, मैं ये बोल दूं तुमसे कि मैंने लगवाई, अब ठीक है, आगे आएंगे। तो सीएम नाश्ता योजना तेलंगाना की, गृह लक्ष्मी योजना, क्या बोलेंगे, गृह लक्ष्मी योजना साथी आपसे पूछे किसकी है तो आप बोलेंगे तेलंगाना की योजना है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना बहुत चर्चित रही, गीता कर्मिकुला बीमा योजना किसकी है, बोलेंगे गीता कर्मिकुला बीमा योजना साथी, बीमा योजना ये कहाँ की है, तेलंगाना की है, ठीक है, कहाँ की है, तेलंगाना। अभी तेलंगाना बहुत चर्चित रहा, महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस सेवा, महिला प्लस ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए साथी क्या कर दिया गया है, मुफ्त यानी कि फ्री बस सेवा कर दी गई है, फ्री बस सेवा इन्होंने कर दी है, ठीक है। तेलंगाना ही साथी अभी बहुत चर्चित रहा, यहाँ पर आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक पास करने वाला, विधेयक पास करने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो पूछेगा कौन सा राज्य है जिसने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए आपका विधेयक पास किया। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, कि नवपाषाण काल में बच्चों की कब्रगाह मिली है वहां पर, तो ये खोज कहां पर हुई है साथी, तमिलनाडु में हुई है, कहां पर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की ही सरकार थी जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ क्या लाया था आपका, या जो परिसीमन प्रक्रिया थी, परिसीमन होता ना चुनाव से पहले, परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आया, परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव कौन राज्य में लाया गया, खिलाफ प्रस्ताव, अगेंस्ट में एक प्रपोजल लाया गया, एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। उंगलई थेड़ी, क्या बोलेंगे, उंगलई थेड़ी पहल किस राज्य की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मार्क करना, तमिलनाडु की है, कहाँ की है, तमिलनाडु। मुझे बताओ तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु के साथी आपका, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साथी कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, कौन है, एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में साथी आपका राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 18 हैं, आपका लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 39 हैं, और विधानसभा VS4 विधानसभा सीटें 234 हैं। और यहाँ के साथी आपका गवर्नर कौन है, बोलेंगे यहाँ के गवर्नर, ये आपको बताने हैं, अभी नोट कर लेना जब मैं बोलूं, तो बोले यहाँ के गवर्नर कौन है, RN रवि हैं, कौन है जी, RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है और किस देश की हैं ये भी बताना है। तो कौन बोलेंगे, सिनी शेट्टी हैं क्या, सिनी शेट्टी, ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी है, ये भी याद रख लेना, मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, तो कौन बनी है, सिनी शेट्टी बनी है। आपका यास्मीन जैतून है या क्रिस्टीना पिजकोवा है, तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टीना पिजकोवा हैं, जो साथी आपका कहाँ की हैं, चेक गणराज्य अर्थात चेक रिपब्लिक की हैं। ये प्रतियोगिता साथी आपका 2024 मिस वर्ल्ड 2023 ये कहाँ पर हुई आपका साथी प्रतियोगिता, 9 मार्च 2024 को, 9 मार्च 2024 को मुंबई में ये प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पर, मुंबई में ये प्रतियोगिता आपका आयोजित हुई थी। आगे आएंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है, बोलेंगे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। किसके लिए आया ये साथी आपका, पशु तस्करी, जो पशुओं को साथी आपका बेचा जाता है उनकी जो तस्करी होती है उस पशु तस्करी को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, ठीक है, उसके खिलाफ आया आपका जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु। मुझे बताओ ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ पर आया था साथी आपका, ऑपरेशन कन्विक्शन ये आया था आपका यूपी में, कहाँ पर, यूपी में, किसके खिलाफ, गो हत्या के खिलाफ, ताकि गाय की हत्या पर रोक लगाई जा सके, गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन आया, ठीक है। मुझे बताओ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बोलेंगे आरपीएफ द्वारा ये लाया गया, आरपीएफ द्वारा। इन्होंने कितने साथी आपका 549 जो बच्चे खोए हुए थे वो अपनी फैमिलीज से मिलवाए, 549 बच्चे फैमिलीज, क्या बोलेंगे, सॉरी फैमिलीज से मिलवाए, खोए हुए बच्चे हैं, सीधी सी बात है, तभी फैमिली से मिलवाए। आपका साथी अगर मैं पूछूं ऑपरेशन नार्कोस किसने जारी किया, तो ऑपरेशन नार्कोस साथी आपका आया आरपीएफ द्वारा ही,
और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको शुरू किया और नशीले पदार्थों पर रोक के लिए। किस पर? नशीले पदार्थ, यानी कि आपका जो ड्रग्स है, नशीले पदार्थ पर जो तस्करी है उसको रोकने के लिए, तस्करी पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने इसको लॉन्च किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं साथी आपका आज के होमवर्क की तरफ, और वो है ऑपरेशन सजग भारत के किस सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने साथे जितने भी सारे के सारे साथी छात्र हैं, हर अच्छे छात्र से हमेशा मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक रिसर्चर की तरह रहेगा। किसी और की खोजी गई थोप के बारे में आपको साथी, जो चीज़ें आप पर थोपी गई हैं उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, समझना होगा चीज़ों को। नहीं, अंधकार में नहीं जीते रहना, हमेशा अंधेरे में रहो। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है तो अभी अपने सिलेबस की रिसर्च कीजिए, जैसे जैसे समय मिले थोड़ा अतिरिक्त चीज़ों को भी जानने का प्रयास किया करो। और सुनो मेरी बातें ध्यान से, जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है एक वाह, सुंदर सी वाह के साथ में, कि मुझसे मेरे ख्वाब ना पूछो, कि मुझसे मेरे ख्वाब ना पूछो, मेरी पलकों का अब नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक स्टूडेंट की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि जागे ही रहना है, सोना है, लेकिन नींद बीच में नहीं आनी चाहिए, आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। आपका एक स्टूडेंट का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। कभी कभार कम ज़्यादा प्लस माइनस चलता है, लेकिन ज़्यादातर उसको फॉलो करने का प्रयास करें। और आपका एक लंबा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सलाह देता हूँ आपके भाई की तरह, मेरे सारे भाई बहन इस बात को मानें कि आप अपना डेली का टाइम टेबल बनाएं और पिछली चीज़ों के आधार पर बनाएं आप क्या कर रहे हैं। और जब आप साथी देर रात हो जाए, जब आप पढ़ के सोने जाने वाले हों, उस टाइम आपको अच्छी भावना ये आनी चाहिए कि हाँ आपने मेहनत की है। और अगर आपको वो भावना नहीं आती है और आपको लगता है कि मैंने कुछ मिसिंग किया, तो साथी उस टाइम पे जो आपसे बेहतर कर रहा होगा वो आपसे आगे पहुंचेगा। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बस मेहनत करते रहिए, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। उसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एक दिन सब कुछ बेहतर होगा। अगर मेरे साथ बेहतर हुआ है तो आपके साथ भी बेहतर होगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती। थैंक यू।